मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं फिर आपके लिए एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। यह टॉपिक जयप्रकाश विश्वविद्यालय का BA पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर 4 इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट से है। टॉपिक का नाम है निर्वाह या निर्वहन कृषि, जिसको कि आप कहते हो सबसिस्टेंस फार्मिंग। इस टॉपिक पर आज मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पूर्व जो आपको परीक्षा में पूछा जाता है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सघन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं, सघन निर्वाह कृषि की विशेषताएं लिखें। या आपको यह पूछेगा कि निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं, निर्वाह कृषि की विशेषता बताएं, निर्वाह कृषि के प्रकारों का उल्लेख करें। तो आज के क्लास में मैं आपको निर्वाह कृषि के बारे में चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि निर्वाह कृषि के कितने प्रकार होते हैं। और फिर इतना सा चर्चा करने के बाद इसमें आपको यह भी बताऊंगा कि यह निर्वाह कृषि जो है, इसमें आपको चर्चा करूंगा कि सबसे पहले कि निर्वाह कृषि क्या है, फिर बताऊंगा कि इसके प्रकार जो है वह दो प्रकार का यह होता है, आदिकालीन निर्वाह कृषि और दूसरा है गहन निर्वाह कृषि। तो अब आदिकालीन निर्वाह कृषि के अंतर्गत जो है वह किस प्रकार का कृषि है और विश्व के किन भागों में यह की जाती है, और इस कृषि की जो विशेषता है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और साथ साथ यह भी देखूंगा कि विश्व के अलग अलग हिस्सों में जो है इस कृषि का नाम जो है वह अलग अलग भी है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। और फिर यह भी बताऊंगा कि निर्वाह कृषि के अंतर्गत जो आदिकालीन निर्वाह कृषि है, इसमें कौन कौन सी फसलों को उगाया जाता है, कौन कौन सी फसलों की कृषि की जाती है, इसकी चर्चा करूंगा। और फिर जाकर के मेरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब टॉपिक पर आते हैं और इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि ये निर्वाह शब्द से आप परिचित होंगे कि अपना निर्वाह करने नहीं आता है, अपना गुजर बसर करने नहीं आता है, इस तरह की बात आप आम बोलचाल में सुनते हैं। तो वो शब्द निर्वाह ही जो है यहाँ पर कृषि के साथ जुड़ा हुआ है, और निर्वाह कृषि का तात्पर्य ही होता है खा पी करके बराबर करना। साधारण अर्थ में यदि आप समझें तो किसान जिस फसल का उत्पादन करता है इस कृषि के अंतर्गत, वह स्वयं अपने परिवार का भरण पोषण उससे करता है। इसका उद्देश्य, इस कृषि का उद्देश्य कहीं से वाणिज्य व्यापार से ज़्यादा नहीं होता है, और जो भी इस कृषि के अंतर्गत उत्पादन होता है वह स्थानीय बाजार में बेच करके किसान अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। और यह कृषि जो है प्राचीनतम कृषि के प्रकारों में से गिना जा सकता है, क्योंकि इसमें जो भी करने का पद्धति है, तरीका है, उसमें आप देखोगे कि अधिकांश जो है मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है, मानव श्रम का ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसमें। और कृषि करने के पुराने यंत्र होते हैं, और कृषि कार्य में जो है पूरा परिवार का लोग जो है वह शामिल होकर के कृषि कार्य करता है। तो इसलिए इस कृषि का जो नाम है वह निर्वाह कृषि रखा गया है। तो इस कृषि की इस प्रकार की कृषि में जो है कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोग उत्पादों के संपूर्ण अथवा आंशिक भाग का उपयोग करते हैं। अब यह कृषि जो है यह दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला इसमें है आदिकालीन निर्वाह कृषि और दूसरा है गहन निर्वाह कृषि। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आदिकालीन निर्वाह कृषि के बारे में। तो इसे स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। आदिकालीन निर्वाह कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। कृषि का सबसे आदि स्वरूप जो है यह स्थानांतरित कृषि ही रहा है, जो अब भी विश्व के कुछ भागों में
की जाती है। इस तरह की कृषि का जो प्रचलन है मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वनों तक ही सीमित है। यह कृषि मानव द्वारा उदर पूर्ति के लिए अन्न उगाने के प्रथम प्रयास का प्रतीक है। कृषि की इस पद्धति में वन के एक छोटे टुकड़े के पेड़ तथा झाड़ियों को काटकर उसे साफ कर दिया जाता है। इस प्रकार से कटी हुई वनस्पति को पुनः जला दिया जाता है और उससे प्राप्त हुई राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है। इसलिए इस कृषि को कर्तन और दहन कृषि स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहा जाता है। यह राख मिट्टी में खाद का काम करती है। इस साफ किए हुए भूभाग पर कुछ वर्षों तक किसान फसलें लगाते हैं। जब मिट्टी का कार्बनिक तत्वों में कमी हो जाती है या निक्षालन होता है तथा वनस्पतियों के जलाने के कुप्रभावों से भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है तो कृषक अन्य जगह पर कृषि करने लगता है। इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। यह स्थानांतरण 2-3 वर्षों के बाद तक होता रहता है। कहीं कहीं पर कृषक पुनः 10 से 15 वर्षों बाद फिर उसी स्थान पर को साफ करके कृषि करते हैं जिस स्थान पर उसने पहले कृषि कार्य किया होता है। इसलिए ऐसी कृषि को झाड़ी परत बूश फैलो कृषि भी कहा जाता है। मतलब झाड़ी परत बूश फैलो कृषि का मतलब कि खेतों को बहुत दिनों तक जो है खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। फिर से उसमें जो है वो वनस्पतियां उग जाती है, वो बहुत सारे वृक्ष उग जाते हैं, वन की तरह हो जाता है। इसलिए उसको फिर से पुनः उसी पद्धति से साफ करके जला करके राख बना करके मिट्टी में राख को मिला करके फिर से कृषि किया जाता है। और तब तक किया जाता है जब तक कि मिट्टी में उर्वरा शक्ति बना रहता है। तो इसलिए ऐसी कृषि को झाड़ी परत यानी बुश फैलो कृषि भी कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि का क्षेत्र जो है, अब यदि इसको देखें, इसका क्षेत्र का देखें, विश्व में इसके वितरण को देखें स्थानांतरित कृषि का, तो स्थानांतरित कृषि मुख्यतः जो है विश्व के 3 क्षेत्रों में की जाती है। पहला है उसमें आपका मध्य अफ्रीका में भूमध्य रेखा के दोनों ओर विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है। दूसरा है उत्तर पूर्वी भारत, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड एवं मिजोरम तथा दक्षिण पूर्वी एशिया। तीसरा जो है वह है मध्य अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका। अब है कि ये जो स्थानांतरित कृषि है या आदिकालीन निर्वाह कृषि है, इस कृषि को विश्व के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो मैं उस देश का नाम और वहाँ पर होने वाली स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है उसकी मैं आज इसी ऑनलाइन क्लास में चर्चा कर देता हूँ। तो हिंदेशिया एवं मलेशिया में स्थानांतरित कृषि का नाम लेडान, उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग, फिलीपाइंस में चेनगिन, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा, वियतनाम में रे, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोका, जायरे नदी की घाटी तथा मध्य अफ्रीका में मशोले। तो ये नाम है स्थानीय तौर पर कि वहाँ पर जो ये सघन जो निर्वाह कृषि है, आदिकालीन निर्वाह कृषि है, जिसको आप आदिम स्थानांतरित कृषि के रूप में जाना, तो ये विश्व के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग देशों में किस नाम से जाना जाता है, इसको आपने देखा। अब आइए बात करें कि स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत किन किन फसलों का उत्पादन किया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो कौन कौन से फसल जो है स्थानांतरित कृषि के वह प्रमुख रूप से देखे जा सकते हैं। तो स्थानांतरित कृषि मुख्यतः भोजन प्राप्त करने के लिए ही की जाती है। मक्का, कसावा, केला तथा शकरकंद यहाँ की मुख्य फसलें होती है। अधिकांश उपज का सेवन कृषक स्वयं ही कर लेता है तथा बिक्री के लिए कोई विशेष उपज उसके पास नहीं बचता है। भूमि की वहन शक्ति जो है इससे कृषि में बहुत कम होती है, जिस कारण प्रति हेक्टेयर तथा प्रति व्यक्ति उपज कम होती है।
अतः यह कृषि कम जनसंख्या वाले इलाकों में ही उपयुक्त कही जा सकती है। अब है कि ये जो कृषि है स्थानांतरित कृषि, इस कृषि के कुछ दोष हैं, जिसका कि यहाँ पर दो बड़े जो दोष का मैं चर्चा कर रहा हूँ। इससे वनों का ह्रास होता है और पर्यावरण की क्षति होती है। दूसरा है मिट्टी की उर्वरता का नाश तथा मृदा अपरदन होता है। इन दो दोषों के कारण स्थानांतरित कृषि की बहुत अधिक आलोचना की जाती है। इसलिए विश्व के कई भागों में स्थानांतरित कृषि को स्थानबद्ध कृषि में परिवर्तित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अतः स्थानांतरित कृषि का भविष्य उज्जवल नहीं कहा जा सकता है। अब ये दूसरा जो इसका हिस्सा है गहन निर्वाह कृषि, तो गहन निर्वाह कृषि के बारे में मैं आपसे दूसरे क्लास में चर्चा करूंगा। और फिर आपको, लेकिन चर्चा करने से पहले थोड़ा सा इसको, क्योंकि गहन निर्वाह कृषि जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें फिर क्लास होगा आपका चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और दूसरा होगा चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो थोड़ा सा गहन निर्वाह कृषि पर मैं चर्चा कर दूं। यह कृषि मुख्यतः एशिया के घनी जनसंख्या वाले देशों में की जाती है। इसमें चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश तथा जापान को सम्मिलित किया जाता है। और यह कृषि जो है गहन निर्वाह कृषि, यह दो प्रकार का होता है, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और दूसरा चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब मैं अब अगले क्लास में आपसे इंटरेक्ट होऊंगा, जब आपसे मुखातिब होऊंगा, आपसे मिलूंगा, तो जो इसका दूसरा टॉपिक है गहन निर्वाह कृषि, जो निर्वाह कृषि का दूसरा प्रकार है, उसके अंतर्गत फिर मैं चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा। तब तक आप स्वाध्याय करते रहें और मेरे इस वीडियो को बार बार देखें, समझने का प्रयास करें। और आप स्वाध्याय करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा और आप एक नोट्स अच्छा तैयार कर लेंगे। इस उम्मीद के साथ मिलता हूँ फिर आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।